ठीक है, तो हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं इसको। कल हमने पढ़ा था जो है क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस में मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रा क्रोमोसोमल। एक और किस्म होता है जिसको कहते हैं इंटर क्रोमोसोमल। इंटर क्रोमोसोमल जो है म्यूटेशंस। ठीक है, तो इंट्रा क्रोमोसोमल भी होती है, तो दूसरा होता है इंटर क्रोमोसोमल है, इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, इन्वॉल्विंग टू क्रोमोसोम्स, जिसमें दो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हो जाए। एक था इंट्रा क्रोमोसोम, विद इन क्रोमोसोम, इसमें एक दो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चाहे वो एक जैसे हो चाहे वो डिफरेंट हो। तो ये इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होती है ये दो किस्म की होती है। एक होता है डुप्लीकेशन, ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है डुप्लीकेशन, दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन। क्या होता है? ट्रांसलोकेशन। बहुत सिंपल है। डुप्लीकेशन का मतलब होता है यहां पर क्या होता है, एक क्रोमोसोम जो है उसका एक सेगमेंट लॉस हो जाता है और उसको उसके होमोलॉग के साथ अटैच होता है। इन डुप्लीकेशन a segment of a chromosome gets detached and is attached to its होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, जो इसी का दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है वो उसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक होमोलॉग जो होता है उसको डिलीशन होती है, डेफिशिएंसी होती है, यानी उसका एक सेगमेंट जो है वो जो है लॉस हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जीन्स है, तो इसका होमोलॉगस उसमें भी यही होंगे, ए बी सी डी ई एफ, बिकॉज़ दे आर होमोलॉगस। अब क्या होता है, इसको यहाँ पर डेफिशिएंसी होती है, ये सेगमेंट इसका लास्ट हो जाता है और ये सेगमेंट जाकर अपने होमोलॉग के साथ अटैच हो जाता है डुप्लीकेशन में। अब जब ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें EF जो है वो दो बार आ जाता है। तो डुप्लीकेशन का मतलब होता है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो है वो सेगमेंट जो है एक से छूटकर दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। सो a set of genes is repeated। तो यहां पर set of genes रिपीट हो जाता है twice, set of genes repeated twice in a chromosome, है ना, क्योंकि एक से आपने देखा, एक से डिटैच हुआ दूसरे पे अटैच हुआ, तो ऑब्वियसली सेट ऑफ जीन जो है जो वहां जाकर वो उसके पास जो है वो रिपीट हो गए ट्वाइस है। तो दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन में होता है जो है सेगमेंट जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। सेगमेंट्स of chromosomes exchanged between non-homologous chromosomes। देखो, डुप्लीकेशन में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में हो जाता था, यहां पर नॉन होमोलॉगस के बीच में हो जाता है। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आप जानते हो ना, जो एक पेयर के नहीं होते हैं, जो दो डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब यहां पर क्या हो जाता है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, नॉन होमोलॉगस बोले तो एक के अंदर जीन्स में लिखूंगा ए बी सी डी ई एफ जी, दूसरे के अंदर क्या लिखूंगा मैं, एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, तो यहां पर ये नॉन होमोलॉगस हो गए। तो अगर इसका ये EF वाला सेगमेंट जो है ये डिटैच हो जाता है और इसके साथ अटैच हो जाता है, इसमें जीन जो है एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन वो उसके होमोलॉग के नहीं है, वो इसके दूसरे क्रोमोसोम के हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के हैं। तो
इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स के बीच में एक को हो गई डेफिशिएंसी, दूसरे को हो गई ज्यादा, यानी उसके जो है वो जीन्स रिपीट हो गए, डबल हो गए, लेकिन जो है वो जीन्स डिफरेंट है क्योंकि वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से आए। इसको कहते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? सिंपल ट्रांसलोकेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम को जो है ये जीन्स मिल गए, तो सिंपल, इससे लॉस हो गए, इसको ऐड हो गए। एक होता है रेसिप्रोकल ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? रेसिप्रोकल ट्रांसक्रिप्शन। रेसिप्रोकल ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? इसमें जीन्स एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में, लेकिन नंबर ऑफ जीन्स सेम रहता है, लेकिन वो उसके जो है एक्सचेंज जीन्स हो जाते हैं, होते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर लिखूंगा मैं आई जे के एल एम एन ओ पी। तो यहां पर क्या होता है, ये जी एच जो है, ये जीएच वाला सेगमेंट इससे डिटैच होता है, ये ओपी वाला सेगमेंट इससे डिटैच होता है। तो ये वाला सेगमेंट आकर इसके साथ अटैच होता है, ये वाला सेगमेंट आकर इसके साथ अटैच होता है। तो अब क्या होता है, यहां पर ये वाला क्रोमोसोम बन जाएगा ए बी सी डी ई एफ ओ पी, और ये वाला क्रोमोसोम बन जाएगा आई जे के एल एम एन जी एच। अंडरस्टैंड? तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। सॉरी, इट्स नॉट ट्रांसक्रिप्शन, इट्स ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन पढ़ा आपने, दो किस्म का होता है, सिंपल एंड रेसिप्रोकल। आप हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हेमोफिलिया। क्या पढ़ेंगे हम? इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हेमोफिलिया। आपने सुना होगा हेमोफिलिया एक बीमारी होती है। ये क्या होती है, कैसा क्या होता है इसमें, ये हम स्टडी करेंगे। देखो, कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इंसानों में, कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो हो जाते हैं ड्यू टू जीन म्यूटेशंस। अब जीन म्यूटेशन क्या है? फॉर एग्जांपल, जीन तो आप जानते हो, एक छोटा सेगमेंट होता है डीएनए का जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है ना, न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड आप समझते हो, पढ़ा है आपको 11th में, फास्फेट के साथ एक शुगर, उसके साथ एक नाइट्रोजन बेस। फॉर एग्जांपल एडेनिन। फॉर एग्जाम्पल, ये सीक्वेंस है कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की एक जीन में, तो इसमें क्या हो गया, इसमें जहां पर एडेनिन आना चाहिए था, एडेनिन रिप्लेस हो गया थायमीन से। इससे रिप्लेस हो गया थायमीन से। तो इसको कहूंगा मैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहूंगा मैं? सब्स्टिट्यूशन। ऐसी जीन म्यूटेशन को मैं सब्स्टिट्यूशन कहूंगा। तो इसी तरह कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इंसानों में जो हो जाते हैं ड्यू टू जीन म्यूटेशंस इन सेक्स क्रोमोसोम्स। देखो, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, सेक्स क्रोमोसोम्स भी आपको पढ़ा चुका हूं, ऑटोसोम्स भी पढ़ा चुका हूं, ये आप खुद समझ लो। जीन म्यूटेशंस इन सेक्स क्रोमोसोम्स, तो कुछ ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं जो इंसानों में होते हैं जब उनमें म्यूटेशंस हो जाती है सेक्स क्रोमोसोम्स में। ऐसे डिसऑर्डर्स को कहते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर जीन के डिफेक्ट होने की वजह से हो जाए, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, और इनके पास होने को, मां बाप से बच्चे को मिल जाने को, इसको कहेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या कहूंगा मैं? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मैं आपको फिर से समझाऊंगा। मैंने कहा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो जीन म्यूटेशन से हो जाते हैं, ऐसे जीन म्यूटेशन जो सेक्स क्रोमोसोम्स में हो जाए, न कि बॉडी वाले क्रोमोसोम्स में, ऑटोसोम्स में। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स को सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स कहते हैं, और ऐसी इनहेरिटेंस को, इनको पास होने को,
इनकी स्टडी करने को हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं इसको? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहां पर एक चीज मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि यूजुअली ऐसे जीन जो होते हैं वो एक्स सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं। किसके ऊपर होते हैं बच्चों? एक्स सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, नॉट ऑन वाई सेक्स क्रोमोसोम। वाई सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं प्रेजेंट होते हैं ऐसे जीन्स, ठीक है? तो इनको कहते हैं इसलिए एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? अगर एक लड़का है, यूजुअली उसको ऐसा क्रोमोसोम, डिफेक्टेड क्रोमोसोम मां से मिलता है। तो अगर एक लड़की है तो यूजुअली उसको ऐसा डिफेक्टेड क्रोमोसोम क्या कहते हैं? वो बाप से मिलता है। इस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें फादर अपना डिफेक्टेड जीन या डिफेक्टेड अलील पास करता है। किसको पास करता है? डॉटर को, ठीक है? In which the father transfers its defective allele to the daughter and that daughter gives it to grandson. वो डॉटर किसको देती है? ग्रैंडसन को। And in which a mother transfers a defective allele to its son, to her son, and that son gives it to granddaughter. So this is sort of inheritance called as criss-cross inheritance. क्या बोलते हैं इसको? criss-cross inheritance. अब सुनो मेरी बात, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया किसको कहते हैं। हीमोफीलिया जिसको हम ब्रीडर्स डिजीज भी कहते हैं। एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था जॉन अटो। उसने 1803 के 1800 सम में इस बीमारी को जो है, मुझे लगता है ये 1903 की बात होगी, तो 1876, आई डोंट नो इट क्लियरली, आई थिंक 1800 एंड सम। अभी जॉन अटो जो है इसने इसको डिस्कवर किया था। और ये हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडर्स डिजीज, ठीक है? तो ये एक ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया इज ए ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ऐसा ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर जो कॉज होता है, caused by a recessive mutated allele located on X sex chromosome। जो किसके ऊपर लोकेटेड होता है? X sex chromosome के ऊपर। एक ऐसा ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर caused by a recessive allele that is located on X sex chromosome है। It is a sex linked disorder। तो इंसानों में कौन सा डिसऑर्डर है? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इट इज कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशन। जो किसकी वजह से कॉज होता है? जीन म्यूटेशन ऑन सेक्स क्रोमोसोम। जब सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जीन म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है? अब इसको ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं? इसको इसलिए ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं क्योंकि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो इन्फेक्टेड तो नहीं कहूंगा मैं, इसको मैं कहूंगा अफेक्टेड पर्सन होता है, अगर उसको एक माइनर कट लगता है और वो कट को बंद ना किया जाएगा तो उसकी बॉडी से सारे का सारा ब्लड जो है वो ब्लीड होकर बाहर निकल आएगा और वो मर जाएगा। दैट मीन्स द पर्सन विल ब्लीड अप टू द डेथ फ्रॉम ए माइनर कट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज। क्यों उसकी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो जाएगी? क्योंकि वो इंसान के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है ड्यू टू लैक ऑफ एंटी
हेमोफिलिक एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन होता है। एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन उसके अंदर नहीं होता है, यानी उसका खून जो होता है वो क्लॉट नहीं होता है। हीमोफिलिया के अंदर क्या होता है? ब्लड फेल्स टू क्लॉट। सो व्हेनेवर देयर इज अ कट और इंजरी, इफ इट इज नॉट स्टॉप्ड, अगर ब्लीडिंग स्टॉप ना नहीं की जाए आर्टिफिशियली, तो वो इंसान के एक कट से पूरे का पूरा खून निकलकर वो मर जाएगा, बिकॉज इट लैक्स द नेचुरल एबिलिटी ऑफ क्लॉटिंग द ब्लड ड्यू टू लैक ऑफ एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन। ऐसे इंसान को हेमोफिलिया के अंदर क्यों इसको लगातार खून निकलता रहता है? क्योंकि मैंने कहा ऐसा पर्सन जो होता है जिसको कहते हैं हीमोफ्लेक, हेमोफ्लेक पर्सन जो होता है उसमें एबिलिटी नहीं होता है, लैक्स नेचुरल एबिलिटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, नेचुरल एबिलिटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। यूजुअली जब आपको इंजरी आती है उसके बाद वो रुक जाती है क्योंकि ब्लड क्लॉट होता है। ऐसे इंसान को क्लॉट होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग होता ही नहीं है। तो क्यों नहीं होता है? जैसे मैंने कहा उसमें एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन नहीं होता है, जिसको कहते हैं हम फैक्टर 8। क्या कहते हैं? फैक्टर 8। ऐसी हेमोफिलिया को कहते हैं हेमोफिलिया ए। ठीक है। या दूसरा एक नई चीज इसमें होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। या तो इस शख्स के अंदर एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन नहीं होता है, या जिसको हम फैक्टर 8 कहते हैं, या इसके ब्लड के अंदर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं फैक्टर IX। क्या कहते हैं? फैक्टर 9। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड हेमोफिलिया बी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेमोफिलिया बी। ठीक है बच्चों, तो हेमोफिलिया ए, हेमोफिलिया बी इज आल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज। अंडरस्टैंड? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हीमोफिलिया, यानी क्यों इसको ब्लीडर्स डिजीज कहा जाता है? क्योंकि इसमें नेचुरल एबिलिटी नहीं होती है क्लॉटिंग की। इसलिए इसको अगर इसको एक ही कट आएगा बेचारे को, छोटा सा कट, तो इसकी बारी सी सारा खून निकल के जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्लॉटिंग इसमें होगी नहीं, तो ये मर जाएगा। ठीक है। जेनेटिकली ये बीमारी होती है, जैसे मैंने अभी कहा, genetically the disease is due to presence of a recessive allele, presence of recessive allele। एक recessive allele की presence की वजह से होती है ये, जो mutated allele होता है, जिसको हम H से यहाँ पर represent करते हैं। ठीक है। genetically is due to the presence of recessive allele H। कहां पर located होता होगा ये? located on X sex chromosome। जानते हो ना बच्चों, Y क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा अलील होता ही नहीं है। ठीक है। लोकेटेड ऑन X सेक्स क्रोमोसोम, जो X सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। अब एक फीमेल जो होती है वो कब हेमोफिलिक हो सकती है? क्योंकि आप जानते हो फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। और फीमेल के अगर एक X क्रोमोसोम के ऊपर ये रिसेसिव एलील है, तो दूसरे पे इसका डोमिनेंट एलील होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 एलील्स होते हैं जीन के। ठीक है। क्योंकि एक फीमेल जो है वो XX है, एक मेल जो है वो XY है। Y के ऊपर ना कोई डोमिनेंट एलील होता है इस किस्म का, ना कोई रिसेसिव एलील होता है इस किस्म का। इसलिए फीमेल जो होती है, अगर वो इस कंडीशन में होगी, ये एलील प्रेजेंट भी हुआ, ऐसी फीमेल को कहते हैं कैरियर। क्या कहते हैं? कैरियर। मगर वो डिफेक्टेड नहीं होगी, वो अफेक्टेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको खुद ब्लड क्लॉट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे एक्स के ऊपर डोमिनेंट एलील है जो इस एलील को एक्सप्रेस होने नहीं देगा, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अंडरस्टैंड? तो फीमेल एक ही शर्त पे जो है हीमोफिलिक हो सकती है, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर रिसेसिव एलील्स होंगे, यानी होमोजाइगस कंडीशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं?
होमोजाइगस कंडीशन, तब जाकर वो क्या हो सकती है, वो अफेक्ट हो सकती है। ऐसी कंडीशन का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, रेयर है, और ऐसी गर्ल्स यूजुअली जन्म नहीं लेती है बिकॉज अकरेंस ऑफ टू रिसेसिव एलील्स, दो रिसेसिव एलील्स एक ही शख्स में प्रेजेंट होना ये लिथल होता है। ऐसा बच्चा फीटल कंडीशन में ही यूजुअली मर जाता है। ठीक है, तो एक विमेन का हीमोफिलिक होना लगभग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बड़े लड़के की बात की जाए मेल, तो मेल जो होता है बच्चों उसमें एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो वो बेचारा हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही, हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या हुआ, जब एक ही अलील प्रेजेंट हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही वो अफेक्टेड हो जाता है। क्यों अफेक्टेड हो जाता है, अगर एक्स के ऊपर उसका रिसेसिव अलील है तो ऐसा इंसान अफेक्टेड है क्योंकि उसके वाई के ऊपर कोई डोमिनेंट अलील नहीं है जो उसके इफेक्ट को खत्म कर दे। अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज मैन कैन बी अफेक्टेड। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस डिफेक्ट इन केस ऑफ मैन इज 1 in 700, हर 700 में से एक को हीमोफीलिया हो सकता है। बट इन केस ऑफ विमेन दिस फ्रीक्वेंसी गोज टू 1 in 1 crore. There is a huge difference in 701 crore. You can see women usually not affected by this disorder. Understand? ठीक है, तो ये बीमारी जो है इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रॉयल डिजीज। आपने पहली बार सुना होगा कोई बीमारी जिसको रॉयल बीमारी कहते हैं। क्यों, ये अमीर नहीं है, मगर ये बीमारी जो है ये यूरोप में अमीरों में फैल गई थी। शहजादों में यूरोप के जो रॉयल फैमिलीज थी उन रॉयल फैमिलीज में फैल चुकी थी। जब क्वीन विक्टोरिया की शादी हुई थी, क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की थी, इसकी शादी हो गई थी यूरोप के प्रिंस के साथ, रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करता था। तो अब क्या हुआ, ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया की जब शादी हो गई तो इनका बच्चा जो हुआ, एक सन इनको हुआ, उसको हो गई थी हीमोफीलिया। ठीक है, डिसऑर्डर उसमें था। जब उसकी शादी हो गई यूरोप में तो इस तरह वो रॉयल फैमिलीज के अंदर बीमारी फैल गई, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। अंडरस्टैंड, कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया के अंदर, क्वीन विक्टोरिया के एंसेस्टर्स में किसी में ये डिफेक्ट नहीं था। कहा जाता है क्वीन विक्टोरिया के अंदर ही सडनली ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये अलील ये म्यूटेट हो गया। या ऐसा भी हो सकता है जैसे अभी मैंने कहा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, फादर गिव्स इट टू द डॉटर, बाप से अलील जो है वो बेटी को मिलता है। ये भी जो है गेस किया जाता है कि शायद ये इस क्वीन विक्टोरिया के जो है फादर में ही जो है डिफेक्टेड अलील था जो उसके बाद से इसको मिल गया। मगर वो इसका मतलब उसके जो है उसके फादर में भी ये डिफेक्ट हो सकता था, बट कहा जाता है डिफेक्टेड अलील ग्रैंडफादर में जो है उसमें हो सकता था। बट आफ्टर ऑल जो है ये अलील ये यूरोप के इन शख्सों को लग गया, तो जो है इसीलिए इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है। तो मैंने कहा एक लड़की का हीमोफिलिक होना 1 in 1 करोड़ में है, तो दैट इज मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आप देख लो 1 करोड़ में एक ऐसी लड़की यूजुअली जन्म नहीं लेती है। क्योंकि मैंने आपको कहा जब दो रिसेसिव अलील्स एक ही शख्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसका प्रेजेंट होना लिथल होता है, उसके लिए वो मर सकता है। तो उसके बाद अगर आप देखते हो एक मैन है उसमें 1 in 700, क्योंकि इंसान मैन जो है मैन एज ए ह्यूमन उसके अंदर एक ही एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम के ऊपर मैंने पहले ही बताया न कोई ऐसा रिसेसिव एलील होता है न कोई डोमिनेंट एलील होता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम इंसानों का सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है। इसको कहते हैं हॉलैंडिक, इसके अंदर हॉलैंडिक जीन्स होते हैं, इसके अंदर फ्यू जीन्स होते हैं। यूजुअली इसके अंदर एक जीन होता है जिसको कहते हैं TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो एक फीटस को लड़का कर देता है। अदरवाइज एक फीटस 99% हमेशा फीमेल ही होता है।
फिर 1% की वजह से, TDF की वजह से वो लड़का हो जाता है मां के पेट के अंदर। ठीक है, तो ये जो है, ये डिसऑर्डर जो है, तो ये हीमोफीलिया, इसकी जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो भी क्रिस क्रॉस है। क्या है? क्रिस क्रॉस है। जैसे मैंने कहा, फादर गिव्स इट टू सन, दैट सन गिव्स इट टू ग्रैंडडॉटर, एंड मदर गिव्स इट टू son, father gives it to daughter, daughter gives it to grandson, I'm sorry, इसको करेक्ट करो, mother gives it to son and that son gives it to granddaughter। clear? This is called criss cross inheritance। एक इनहेरिटेंस पैटर्न को मैं आज आपको बताऊंगा, बाकी जो मैं कल बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मैरिज बिटवीन ए कैरियर वुमेन एंड ए नॉर्मल मैन। मैन बेचारा नॉर्मल है, वुमेन जो है वो कैरियर है। कैरियर वुमेन को कैसे लिखूंगा मैं? x स्मॉल h x, दैट मींस इसमें डिफेक्टेड नहीं है, लेकिन अलील प्रेजेंट है, क्योंकि इसके दूसरे x के ऊपर डोमिनेंट एलील होगा, वो इस अलील को जो है असर करने नहीं देगा। दिस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल। देन नॉर्मल मैन जो होगा बेचारा, तो नॉर्मल होगा x y। अब जब ये गैमेट्स बनाएगी ये वाली औरत, ठीक है, गैमेट्स, तो गैमेट्स बनाएंगे XH, दूसरा वाला होगा X। ए हम साथ में रखेंगे, ए का मतलब होता है ऑटोसोम, क्योंकि इसमें ऑटोसोम क्रोमोसोम्स भी आते हैं। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा A प्लस एक्स, A प्लस वाई। अब देखो इधर मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर दो किस्म की गैमेट्स इस वुमेन में है, A प्लस एक्स स्मॉल h, A प्लस एक्स वाला। अब ये वाला जब इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? डबल A प्लस XHX। एक गर्ल होगी जो कैरियर होगी, ठीक है, यही वाला इसके साथ, तो A प्लस एक्स, A प्लस एक्स H एंड Y, एक लड़का होगा जो डिफेक्टेड होगा। ठीक है, अगर ये वाला इसके साथ मिलेगा, ये वाला इसके साथ मिलेगा, यहां पर A प्लस एक्स एक्स वाली, A प्लस एक्स एक्स वाली जो है, यहां पर देखो ये वाला गैमेट इसके साथ मिलेगा तो डबल A प्लस डबल एक्स, ये गर्ल होगी जो नॉर्मल होगी, कैरियर भी नहीं होगी। और यही मिलेगा इसके साथ तो डबल A प्लस एक्स वाई, एक लड़का होगा जो बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? यहां पर आप देख रहे हो ऐसे केस में 50% गर्ल्स कैरियर्स एंड 50% गर्ल्स नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। और आप क्या देखते हो? यहां पर देखते हो आप 50% बॉयज नॉर्मल एंड 50% को होगा डिफेक्टेड। इन अदर वर्ड्स आई वुड से 100% गर्ल्स नॉर्मल। व्हाई? बिकॉज देयर विल बी अ गर्ल दैट विल बी अ कैरियर बट नॉट डिफेक्टेड, उसमें डिफेक्ट नहीं होगा। तो ये इसका इनहेरिटेंस पैटर्न है कैरियर वुमेन और नॉर्मल मैन के बीच में। कल हम इसके और पैटर्न्स पढ़ेंगे और इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस के